सो गाइस, वेलकम टू माय बैक चैनल यूपीएससी टारगेट 2030। तो आप सभी लोग अब तक मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किए तो कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरे वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आज मैं क्लास 9 फिजिक्स का लेसन 6 साउंड ध्वनि का जो चैप्टर है उसका मैं तो लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आ गया हूं। अगर आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो चलिए मैं पहले प्रश्न की ओर चलता। तो हम लोग का पहला प्रश्न दिया है लघु उत्तरीय में कि अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग में क्या अंतर है। हवा में ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो चलिए हम लोग पहले अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ में अंतर बताते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग का पहला अंतर है, इसमें माध्यम के कण तरंग संचरण के दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। लंबवत कंपन करते हैं। देखिए इसको समझने का, लंबवत मतलब क्या होता है। लंबवत मतलब कि विरल माध्यम ये और ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम, फिर विरल माध्यम, फिर सघन माध्यम, फिर विरल, फिर सघन। इसी को हम लोग कहते हैं तरंग संचरण दिशा के लंबवत। और अनुदैर्घ्य तरंग में है, इसमें तरंग के कण तरंग संचरण के दिशा के समानांतर होते हैं। मतलब कि ऐसे, समानांतर मतलब ऐसे। तो चलिए हम लोग दूसरे पॉइंट के दूसरा पॉइंट दिया है कि अनुप्रस्थ तरंगें ठोस और द्रव्य की सतह पर संचरण कर सकती है। हाँ, ये बात सही है। और अनुदैर्घ्य तरंग में दिया है कि अनुदैर्घ्य तरंग ठोस, द्रव्य तथा गैस तीनों में संचरण कर सकती है। और तीसरा पॉइंट दिया है कि ये तरंग निर्वात में भी गमन करती हैं। और अनुदैर्घ्य तरंग में दिया है कि ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं, इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। और इसमें हम लोग का अंतिम क्वेश्चन पूछते हैं कि हवा में ध्वनि तरंग के प्रकाश की गति क्या होती है। प्रकाश की तरंग क्या होती है। तो इसमें प्रकाश की तरंग क्या होती है, अनुदैर्घ्य। हवा कौन सा तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। चलिए हम लोग के दूसरे क्वेश्चन की चलते हैं। दूसरा हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है कि तरंग दैर्घ्य की परिभाषा दें, इसके मात्रक को भी लिखें। तो इसका आंसर होगा किसी तरंग गति में वह न्यूनतम दूरी जिस पर तरंग आवृत्ति रूप में अपने आप को पुनरावृत्ति करता है, तरंग दैर्घ्य को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसका सही मात्रक मीटर होता है। देखिए ये इसको समझने की कोशिश करते हैं, तरंग दैर्घ्य क्या होता है। देखिए तरंग दैर्घ्य क्या होता है। ये हो गया हम लोग की ध्वनि की संचरण की दिशा। और बोल रहा है कि तरंग दैर्घ्य इसके और इसके दो क्रमागत श्रृंगों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को किससे नापते हैं, मीटर से। ये याद कर लीजिएगा, तरंग दैर्घ्य को मीटर से मापते हैं। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं तीसरे नंबर की ओर। तीसरा नंबर हम लोग का प्रश्न दिया है। तीसरा नंबर प्रश्न दिया हम लोग का कि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति, आवर्तकाल, तरंग दैर्घ्य तथा आयाम से आप क्या समझते हैं। तो इसका पहले चलिए ध्वनि की आवृत्ति को लिखते हैं। तो ध्वनि की आवृत्ति है कि माध्यम के घनत्व का प्रति एकांक समय में कुल दोलनों की संख्या को ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसका सही मात्रक हर्ट्ज होता है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आवृत्ति किसे कहते हैं। तो देखिए प्रति एकांक समय में किए गए कुल दोलनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तरंग की आवृत्ति कहते हैं। चुप रहे। और हम लोग का दूसरा दिया है कि आवर्तकाल। तो आवर्तकाल का होगा कि माध्यम में घनत्व के एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसका सही मात्रक होता है, आवर्तकाल का सही मात्रक होता है सेकेंड।
तो तीसरा दिया हम लोग का तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? किसी तरंग गति में वह न्यूनतम दूरी जिस पर तरंग आवृत्ति रूप में अपने आप को पुनरावृत्ति करता है तरंग दैर्घ्य कहलाता है। तरंग दैर्घ्य का सीमा मात्रक क्या होता है? मीटर, ऊपर ही बताया हूँ। और चौथा दिया हम लोग का आयाम। आयाम किसे कहते हैं? किसी माध्यम के कंपित कणों का माध्यम स्थिति से महत्तम स्थिति को हम लोग आयाम कहते हैं। आई होप कि समझ में आ गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। तो हम लोग अगला स्लाइड का चौथा नंबर प्रश्न है कि किसी ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता में क्या अंतर है? तो इसका आंसर होगा, पहले हम लोग देख लेते हैं प्रबलता में। तो प्रबलता वह गुण है जिसके कारण ध्वनि को धीमा या तेज आवाज़ से सुना जाता है। अर्थात ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है। दूसरा हम लोग का तीव्रता है। तीव्रता यह 1 सेकेंड में एकांक क्षेत्र में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा है। आई होप कि समझ में आएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की तो चलते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का, किसी मोटर गाड़ी के निकट पहुंचने के पहले ही उसके हॉर्न की आवाज़ क्यों सुनाई देती है? इसका आंसर होगा, ध्वनि की चाल मोटर गाड़ी की चाल से बहुत अधिक होती है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोग का, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य क्यों है? तो इसका आंसर होगा, ध्वनि तरंगों के माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर होता है। माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर सकते हैं, अपने विराम में आगे पीछे दोलन करते हैं। ध्वनि तरंग भी इसी प्रकार संचरित होता है, अतः ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, आपका एक मित्र अंधेरे कमरे में बैठा है, ध्वनि का कौन सा विलक्षण आपको कमरे के बाहर से ही उसकी आवाज़ पहुंचने में मदद करता है? इसका आंसर होगा तारत्व, प्रबलता और गुणता। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोग का, एक परावर्तक सतह के सामने एक ध्वनि श्रोता रखने पर उसमें उत्पन्न ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यदि ध्वनि श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की दूरी नियत रखें तो किस दिन प्रतिध्वनि अधिक जल्द सुनाई पड़ेगी? तो इसका आंसर होगा, जिस दिन ताप अधिक होगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जितना ताप होगा उतनी ही ध्वनि की संचरण अधिक होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। तो हम लोग का अगला स्लाइड दिया है, अगला स्लाइड हम लोग का अगले स्लाइड में दिया है 9 नंबर क्वेश्चन कि वैसे तो आकाश में तड़ित की चालक तथा मेघ गर्जन साथ ही साथ उत्पन्न होती है, परंतु चमक पहले दिखाई पड़ती है, अर्थात मेघ गर्जन कुछ समय बाद क्यों? तो इसका आंसर होगा कि प्रकाश की चाल हवा में कितनी होती है? 3 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकेंड। और ध्वनि की चाल प्रकाश की 332 होती है, अर्थात हम लोग 330 उसको मान लेते हैं। तो इसका आंसर होगा, अतः प्रकाश की चाल ध्वनि से तेज होती है। तो इसका आंसर ध्वनि का चाल प्रकाश में कितना होगा? ध्वनि का चाल होगा 332 मीटर। और यहाँ पर प्रकाश की चाल क्या होगा? 3 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकेंड। आई होप कि समझ में आया होगा। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का, क्या ध्वनि परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है जिसका प्रकाश तरंगें करती हैं? इसे नियमों को लिखें। तो हाँ, परावर्तन के नियम का पालन करती हैं। परावर्तन के नियम हैं, पहला, आपतित ध्वनि, परावर्तित ध्वनि और आपतन बिंदु से परावर्तक सतह पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक परावर्तक सतह है A और B परावर्तक सतह है, और यहाँ पर मूल बिंदु है
मूल बिंदु है जिसे P से डिनोट करते हैं, और यहाँ से एक किरण आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो यहाँ पर एक हम लोग अपना काल्पनिक अभिलंब खींचते हैं जिसे n से डिनोट करते हैं, और इसके बीच जो कोण बनता है इसे हम लोग कहते हैं कोण I, और इसके बीच जो कोण बनता है उसको कोण R कहते हैं। तो यही बोल रहा है पहला हम लोग का कि आपतित किरण, मतलब कि ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। हो गया। देखिए क्या कह रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आई होप कि समझ में आएगा। तो चलिए इसका दूसरा देखते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात ये कोण के बराबर होता है। कहने का अर्थ है हम लोग का कि ये कोण और ये कोण बराबर होता है। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। तो आप सब मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए लेंथ में क्वेश्चन की चलते लेंथ में क्वेश्चन दिया हम लोग का, ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के दो व्यवहारिक उपयोगों का उल्लेख करते हैं। इसका आंसर है ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के दो व्यवहारिक उपयोग निम्न है। पहला डॉक्टरी स्टेथोस्कोप और दूसरा हॉर्ग बिगुल और मेगाफोन आदि। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की हो चुका है। 12 नंबर क्वेश्चन थी हम लोग का, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, यह कब सुनाई पड़ती है। तो इसका आंसर होगा किसी विस्तृत अवरोध से ध्वनि के प्रवर्तन होने से उसे पुनः सुने जाने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक प्रवर्तक सतह है और यहाँ से ध्वनि उत्पादक करने वाला उत्पादक है। तो जब वो यहाँ से बोलेगा तो वह इसके बीच की कम से कम 11 मीटर की दूरी होनी चाहिए। तो जब ये बोलेगा तो ये आकर सुनाएगा बार बार, फिर यहाँ से टकराएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से टकराएगा, यहाँ से आएगा। 11 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तभी होगा प्रतिध्वनि की घटना। तो चलिए हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। तो 13 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का, छोटे कमरे में प्रतिध्वनि क्यों नहीं सुनाई पड़ती है। इसका आंसर होगा छोटे कमरे का परावर्तक सतह श्रोता से 11 मीटर से कम होने के कारण प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देती। मैं क्या बोला ऊपर कि प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए कम से कम 11 मीटर की दूरी होनी चाहिए श्रोता और प्रवर्तक सतह के बीच। आई होप कि समझ में आएगा। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हम लोग का अगला प्रश्न दिया हुआ है, सॉरी दोस्तों इसको रिमूव करना पड़ रहा है। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का। 14 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, श्रुति निर्बद्ध किसे कहते हैं और इसका मान कितना होता है। तो इसका श्रुति निर्बद्ध किसे कहते हैं, तो मानव द्वारा सुनी गई ध्वनि का प्रभाव उसके मस्तिष्क में लगभग 10 सेकंड तक होता है, जिसे हम श्रुति निर्बद्ध कहते हैं। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, जब हम किसी ध्वनि को सुनते हैं तो वो हमारे कान में लगभग 1/10 सेकंड तक गुजरता है, जो कि आपके भारतीय भवन बुक में दिया है 1/15 सेकंड। तो जब आप लोग के पेपर में आएगा तो आप लोग 1/10 सेकंड मारिएगा। अगर 1/15 सेकंड भी होगा तब पर भी 1/10 ही सेकंड मारिएगा। आई होप कि आप सबको समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, अनुरणन से आप क्या समझते हैं, इसे किस प्रकार कम किया जाता है। तो इसका आंसर होगा, बड़े सभा भवन या बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि भवन की दीवार से बार बार परिवर्तन होने के कारण कुछ समय तक बनी रहती है, जब तक कि यह अत्यंत कम या न हो जाए कि सुनाई ही न दे। ध्वनि के बार बार परिवर्तन के कारण ध्वनि क्या होता है, निर्बद्ध होता है, जिसे अनुरणन कहते हैं। तो चलिए अनुरणन को कम करने का हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो जैसे सभा भवन मतलब कि सिनेमा हॉल में आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे कि सिनेमा हॉल की दीवारों पर
एक हरे रंग का, जैसे कि आप लोग डॉक्टरी में देखेंगे पर्दा, वो लगाया जाता है, या फिर प्लास्टिक फोम का मैट चिपकाया जाता है। तो जो कि वो प्लास्टिक फोम या फिर जो पर्दे हैं वो आवाज़ को एब्जॉर्ब करके वो आवाज़ को कुछ ही भाग को आने देता है, जिसके कारण प्रतिध्वनि नहीं होती है। तो आप लोग देखे होंगे कि सभा भवन या फिर सिनेमा हॉल या फिर आप लोग कहीं और देखे होंगे, वहाँ पर पर्दे ही लगाए जाते हैं ज़्यादातर। और हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। प्रस्रव्य तरंगों का उपयोग वस्तुओं को साफ करने में कैसे किया जाता है? तो इसका आंसर होगा, प्रस्रव्य तरंगों का उपयोग वस्तुओं के उन भागों को साफ करने में किया जाता है जिस तक पहुंचना कठिनाई होता है, जैसे घड़ी के पार्ट पुर्जे, जहाज का इंजन, कपड़ा साफ करना इत्यादि। तो आप एक बात याद कर लीजिएगा कि प्रस्रव्य तरंग का उपयोग कपड़ा आदि साफ करने में किया जाता है। और इसका 17 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो दिया है हम लोग का कि कंसर्ट हॉल में हॉल की छतें वक्राकार क्यों होती है? तो इसका आंसर होगा, हॉल की छतें वक्राकार इसलिए होती हैं ताकि भाषण देते समय प्रवर्तक ध्वनि सीधे ध्वनि के साथ अत्यंत ही अल्प समय में श्रोता तक पहुंच जाती है, जिससे श्रोता को कठिनाई नहीं होती है। आई होप कि समझ में आया होगा। तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ यहीं तक। तो आप तक मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप मेरे वीडियो को लाभ उठा सकें। तो थैंक्स वाचिंग फॉर माय वीडियो। थैंक यू।